Hello students, this is part 22 of unit 7 the p block elements. Last lecture में हमने डिस्कस किया था up to question 7.21. Now let's continue with the next question, that is 7.22. The question is, how is SO2 an air pollutant? जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो क्यों एक एयर पोल्यूटेंट के तौर पे काम करता है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड काफ़ी अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है. जैसे इट कंबाइंस विद वाटर वेपर के साथ मिलके एटमॉस्फेयर में ये क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, दैट इज़ H2SO4. अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है दिस कॉजेज एसिड रेन. ओके, एंड एसिड रेन तो कितना नुकसान पहुंचाती है, वेदर इट्स सॉइल, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, स्पेशली जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं मार्बल के, जैसे एग्जांपल ताजमहल. तो इन सब जगहों पे इन सब चीज़ों को वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, काफ़ी डैमेज करती है. इवन अगर इनका कंसनट्रेशन काफ़ी लो हो, अगर इनका कंसनट्रेशन कम होता है तब भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसे काफ़ी इरिटेट करते हैं. इसकी वजह से जो आँखें हो गई, गला हो गया, उसमें काफ़ी इरिटेशन होती है एंड ऑल्सो लैरिंग्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने तक में दिक्कत होती है, दैट इज़ नोन एज ब्रेथलेसनेस. ओके, देन ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है प्लांट्स को भी. जैसे अगर प्लांट्स को काफ़ी लंबे समय तक अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड के एक्सपोजर में रखें काफ़ी लंबे टाइम तक, तो क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव्स है उन पत्तों का जो कलर होता है ना वो लूज़ हो जाता है. मतलब ज़्यादा लंबे तक अगर टाइम तक अगर हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड और प्लांट्स को नज़दीक रखा तो जो लीव्स का कलर होगा ना वो उड़ जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस. ओके, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो किसे अफेक्ट कर रहा है? इट इज़ अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, इसकी वजह से ये सिचुएशन होती है जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.23. वाई आर हैलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? तो हैलोजेंस जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2 NP5, राइट. मतलब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 6 7, ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इन्हें सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब इनकी लाइफ स्टेबल है. दे कैन अटेन दी नोबल गैस कन्फिग्रेशन जस्ट बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी गाड़ी अटकी हुई है. एक बार एक इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब सब सेटल्ड है. अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हैलोजेंस को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो, ताकि वो स्टेबल हो जाए, इनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. एंड ऑल्सो इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी काफ़ी नेगेटिव होती है. सो ये सारे लक्षण क्या बताते हैं कि इनकी टेंडेंसी बढ़ जा रही है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. दे आर जस्ट वेटिंग कि इलेक्ट्रॉन आए, हम लोग एक्सेप्ट करें और स्टेबल हो जाए. और अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? दैट इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन. और अगर कोई चीज़ खुद रिड्यूस हो रही है मतलब वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर सकती है, ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो गया? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिडक्शन दिखा रहा है कि कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, तो इस वजह से अगर ये रिडक्शन दिखा रहा है तो इट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.24. एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड. फ्लोरीन जो है ये क्यों इतना स्पेशल डिस्काउंट देता है कि ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है? तो फ्लोरीन इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड बिकॉज एक तो इस बेचारे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है. इट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल साइज़, जो कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में. पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो वो फ्लोरीन है. इसका साइज़ छोटा है. एंड दूसरी तकलीफ़ क्या आती है कि इस बेचारे के पास डी ऑर्बिटल नहीं है. ओके, दिस अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, देन स्मॉल साइज़, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर पाता, मतलब बाकी वैरायटी नहीं दिखा पाता हमें. इसलिए ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है. एंड सो फ्लोरीन इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट्स स्मॉल साइज एंड द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. Next question is 7.25. Explain why in spite of nearly the same electronegativity, oxygen forms hydrogen bonding while chlorine does not. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद ऑक्सीजन और क्लोरीन में से सिर्फ ऑक्सीजन H बॉन्ड दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, जबकि क्लोरीन नहीं दिखाता. ऐसा क्यों? बिकॉज क्लोरीन और ऑक्सीजन भले ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ के हैं, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज पड़ती है एक दूसरे से, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये जो स्पेशल वरदान है ये मिला है सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को. ठीक है, क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा
ये काफ़ी रेयरली कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में उसका साइज़ थोड़ा अलग है। ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी छोटा साइज़ का, एंड उसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर वॉल्यूम वो भी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ईजिली एच बॉन्ड बना लेता है। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है वो थोड़ी कम पड़ जाती है एच बॉन्डिंग बनाने के लिए, एंड सो ये बेचारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाता इतना आसानी से। बट ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे से एच बॉन्ड दिखाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.26. राइट 2 uses of ClO2 दैट इज़ क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। इसके 2 यूजेस है, प्योरीफाइंग वाटर एंड ब्लीचिंग एजेंट। क्वेश्चन 7.27, वाई आर हैलोजेंस कलर्ड? हैलोजेंस जो है वो क्यों हमें कलर वे में दिखते हैं? जैसे फ्लोरीन जो हो गया वो हमें येलो रंग का दिखता है, देन आयोडीन जो है वो कुछ वायलेट रंग के क्रिस्टल्स होते हैं, क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो काइंड ऑफ कलर, देन ब्रोमीन हो गया वो रेड कलर में होता है। तो ये अतरंगी कलर हमें क्यों देखने को मिलते हैं हैलोजेंस के केस में? अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ फ्लोरीन का, सपोज ये कोई फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन रहा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? इस विजिबल रीजन से, ठीक है। इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की इस विजिबल रीजन से। अब एक बार इससे रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो इसका थोड़ी लॉकडाउन है कि इधर ही बैठा रहेगा, इसका भी मन करेगा मैं घूम फिर के आऊँ। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जिस पे से ये ग्राउंड लेवल पे था पहले, इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया और ये घूमने निकल गया हायर लेवल पे, ठीक है। एक बार जब ये हायर स्टेट पे पहुंचा, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, तब वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम थी, तो इसे मज़ा नहीं आया वहाँ पे कि यहाँ पे तो स्टेबल है नहीं कंडीशन, मैं वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे ही चला जाता हूँ। तो ये इस अनस्टेबल स्टेट से वापस उतर के अपने ग्राउंड लेवल पे आ गया। अब जब ये दोबारा ग्राउंड लेवल पे आया तो इसने कुछ एनर्जी एमिट की, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन था रेडिएशन का, एमिशन था, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कलर का पता लगाते हैं। जैसे अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, जो हम कलर साइकिल में भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, कि अगर सपोज कोई एलिमेंट है या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो रेड कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है रेड कलर को, तो वो हमें दिखेगा ग्रीन कलर का, है कि नहीं। जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया उसका ऑपोजिट जो कलर मिल रहा है हमें यहाँ पे, वो कलर हमें दिखेगा वो एक्चुअल में। जैसे अगर कोई चेयर है, चेयर मुझे अगर दिख रही है ब्लैक कलर ग्रीन कलर की, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो चेयर ने क्या किया, रेड कलर एब्जॉर्ब किया है, तभी वो मुझे ग्रीन कलर में दिख रही है। ओके, सो द हैलोजेंस दे एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द विजिबल रीजन, एंड इसकी वजह से क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू अ हायर एनर्जी रीजन। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्साइटेशन के लिए चाहिए वो डिपेंड करती है अलग अलग हैलोजेंस पे। जैसे अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन जो है इसका घर कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के एटम में जैसे ये रहा न्यूक्लियस एंड ये रहा इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम है, जिसकी वजह से क्या, अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास है काफ़ी। तो इस अट्रैक्शन को, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है इनके बीच में, इसे तोड़ के एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जाना, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जिस वेवलेंथ में इसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उसी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा। सो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, ये डिपेंड करता है अलग अलग हैलोजेंस पे। ओके, ये इस रिलेशन पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कितने क्लोज है एक दूसरे से। जितना ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा आपस में करीब करीब है, वो ज़्यादा हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, सो दैट ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उसे तोड़ के वो बाहर निकल के घूम के आए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है अलग अलग हैलोजेंस पे। ईच हैलोजन सो डिस्प्ले अ डिफरेंट कलर। Next question is 7.28. Write the reactions of F2 and Cl2 with water. तो ये डायरेक्ट रिएक्शंस ही है क्लोरीन और फ्लोरीन की पानी के साथ जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बना रहे हैं। जैसे क्लोरीन में मिल रहा है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन हाइपोक्लोरस एसिड, उसी तरह फ्लोरीन पे वी आर गेटिंग H+, F-, O2 and HF, that is hydrogen fluoride. Next question is 7.29. How can you prepare Cl2 from HCl and HCl from Cl2? हमें सिर्फ रिएक्शंस देने हैं इसके। सो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट्स अ डिकॉन्स प्रोसेस, जहाँ पे हम Cl2 बनाते हैं HCl से। सो ये डायरेक्ट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉपर क्लोराइड,
क्या बन रहा है यहाँ पे, Cl2 प्रिपेयर हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर HCl को हमें प्रिपेयर करना है तो Cl2 को जब हम सिंपली पानी के साथ ट्रीट करेंगे तब हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड मिलता है। क्वेश्चन 7.30, What inspired N. Bartlett for carrying out reaction between xenon and platinum hexafluoride? अब नील बार्टलेट को ऐसी तो क्या इंस्पिरेशन मिली कि उन्होंने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया और इतनी बड़ी डिस्कवरी की कि भाई नोबल गैसेस जो है, जो पहले इनर्ट गैसेस थे, वो भी थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी दिखाते हैं। तो ऐसा क्या था जो उनको इंस्पायर किया इतना? नील बार्टलेट इनिशियली जब उन्होंने रिएक्शन किया तो दैट वाज बिटवीन ऑक्सीजन एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक रेड कंपाउंड बना था। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाद में उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की और जेनॉन की, दैट इज़ क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है तो जेनॉन भी शायद ये चीज़ कर सकता होगा, क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी तो सेम है, मतलब सेम इन द सेंस काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि देखते ट्राई करते कि कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता है। सो यू ट्राई टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड विद जेनॉन एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एंड ही क्रिएटेड अ ग्रेट डिस्कवरी। ये वो सक्सेसफुल और एक नया कंपाउंड बना जिससे ये प्रूव हो गया कि भाई जेनॉन भी रिएक्टिविटी दिखाता है, जेनॉन भी कंपाउंड्स बनाता है। नाउ क्वेश्चन 7.31, व्हाट आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन दी फॉलोइंग? तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने हैं। सो H3PO3, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। H3PO3 क्या होगा, हाइड्रोजन 3 टाइम्स, देन फॉस्फोरस को X मान लेते हैं, ऑक्सीजन इज 3 टाइम्स, और ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ -2। क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इट बिकम्स इक्वल टू 0। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे you'll गेट X as +3। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसका स्टेट क्या है, +3 का स्टेट है। सिमिलरली विद PCl3, यहाँ पे भी वही चीज़, फॉस्फोरस को क्या मान लिया, X मान लिया, क्लोरीन इज 3 टाइम्स तो 3, और हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जनरल, दैट इज़ -1, तो -1 ले लिया, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इनके, इट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल, तो ये हो गया इक्वल टू 0 एंड सो वी गेट X as +3। देन Ca3P2, यहाँ पे भी वही चीज़, नॉर्मल प्रोसेस, फॉस्फोरस को X मान लिया एंड ऊपर कोई चार्ज नहीं है सो ये भी 0 हो जाता है यहाँ पे न्यूट्रल, एंड वी गेट X as -3। देन Na3PO4, यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट +5, एंड देन POF3, यहाँ पे भी +5। क्वेश्चन 7.32, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। NaCl is heated with sulfuric acid in the presence of MnO2। जब NaCl को MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाएगा, मतलब MnO2 की प्रेजेंस में H2SO4 NaCl को जब आपस में हीट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, दैट इज़ MnCl2 एंड NaHSO4 विद वाटर एंड क्लोरीन। देन क्लोरीन गैस अगर जब सोल्यूशन में पास होती है सोडियम आयोडाइड के इन वाटर, तब क्या रिएक्शन होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गिवन, Cl2 + NaI gives NaCl and I2। Next question, that is 7.33, how are xenon fluorides, that is XeF2, XeF4 and XeF6 obtained? ये किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, तो ये भी एक डायरेक्ट टेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि इनके रिएक्शंस गिवन है। जेनॉन जब हम एक्सेस लेते हैं तब हमें एट दिस कंडीशन मिलता है XeF2, अगर 1:5 का रेशियो होता है तब हमें मिलता है XeF4, एंड 1:20 का रेशियो होता है तब वी गेट XeF6। Now question 7.34, with what neutral molecule is ClO negative isoelectronic and is that molecule a Lewis base? तो ClO नेगेटिव किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एंड क्या वो मॉलिक्यूल लिविस बेस है, हमें इसे आंसर करना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर ClO नेगेटिव है यहाँ पे, अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो सामने वाले मॉलिक्यूल में भी 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ओके, विद सेम इलेक्ट्रॉन नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है ClO नेगेटिव में। तो यहाँ क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8 एंड ये +1, ये कहाँ से आया, ClO नेगेटिव पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या बताता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है। सो द टोटल बिकम्स 26। एंड ClF के लिए क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स
of chlorine and 9 electrons for fluorine. So the total becomes 26. So यहाँ पे भी 26 and यहाँ पे भी 26, मतलब they both are isoelectronic. ठीक है. And ClF क्या base है? Yes, it does act as a Lewis base. Now question 7.35. How are XeO3 and XeOFO prepared? This is a direct question from textbook. So simply हमें reactions लिखनी है कि xenon tetrafluoride जब पानी के साथ मिलेगा तो it will form xenon XeO3 HFO2 and similarly hexafluoride जब पानी के साथ मिलेगा तो XeO3 and HF and XeOFO भी ऐसे ही कुछ प्रिपेयर होगा जब पानी के साथ चेंज होगा मोल रेशियो तो XeOFO and HF will be formed. Next question is 7.36. Arrange the following in the order of property indicated for each set. तो सबसे अरेंजमेंट हमें सेट करनी है इन सारे गिवन क्वेश्चंस की. सबसे पहला है F2 Cl2 Br2 एंड I2 इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के फॉर्म में हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो यूजुअली गोइंग डाउनवर्ड्स, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो क्या होती है, इट डिक्रीजेस. ठीक है, क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है. गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, न्यू शेल्स आर एडेड, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती जाती है. एंड F2 की अगर हम बात करें तो स्पेशली इन दिस केस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज़ लोअर देन दैट ऑफ Cl2. Cl2 के मुकाबले फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी लोअर है. ओके, फ्लोरीन की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू Cl2 एंड Br2. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्लोरीन कैसा है, स्मॉल एटम है एंड गोइंग डाउनवर्ड साइज बढ़ रहा है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन का, I2 लेस देन F2 लेस देन Br2 लेस देन Cl2. दिस इज द ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी कम होगी. ओके, इट गोज इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज HF, HCl, HBr एंड HI को हमें एसिड के स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, राइट, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ. तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी हैलोजेंस की वो हमने देखी कि इन द लास्ट क्वेश्चन कि किस तरीके से एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है. अब HI बॉन्ड जो है, HI बॉन्ड जो है ये वीक है. हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड वीक है, मतलब हाइड्रोजन को आसानी से मौका मिल जाता है कि वो बाहर निकल के किसी और के साथ जुड़ सके. एंड अगर हाइड्रोजन इजीली निकल पा रहा है उस बॉन्ड से, मतलब क्या वो एसिड के तौर पे काम कर रहा है. एसिड में क्या होता है, प्रोटॉन डिसोसिएट हो रहा है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि HI बॉन्ड जो है वो वीक है तो हाइड्रोजन के पास आसानी से ये चांस है कि वो इजीली बाहर निकल के कहीं और जुड़ सकता है. सो इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड एंड येस इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. The third question, that is NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3, इनकी बेस स्ट्रेंथ में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है. तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब हम मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एटम पे वो डिक्रीज़ होती जाती है. अब कोई चीज़ बेस के तौर पे कब काम करेगी, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना. अगर बेचारा डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो वो बेस किस काम का. बेस होने के लिए डोनेशन इंपॉर्टेंट है, और डोनेशन कब हो पाएगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बेचारा डोनेट क्या करेगा. सो नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब हम मूव करते हैं द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज एंड सो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जाती है. एंड सो अगर वो कम हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी. सो इट बिकम्स दिस ऑर्डर कि बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.37. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट. हमने पूरा यूनिट देखा, उसमें सिर्फ NeF2, मतलब हमने देखा कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इन तीनों ने आज भी अपनी परंपरा बनाए रखी है. दे आर स्टिल इनर, इनके अभी तक कोई कंपाउंड्स नहीं मिले. सो NeF2 इज़ लाइक डज नॉट एग्जिस्ट, ये अभी तक हमें मिला नहीं है, इसके कंपाउंड्स नहीं मिले. गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस स्पीशीज विच इज़ आइसोस्ट्रक्चरल विथ ICl4-. सबसे पहला तो इसके साथ क्या मैच होगा, XeFO जो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसके साथ. तो उसका स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर्स को ऊपर नीचे अगर इन्हें हाइड कर दिया जाए तो हमें मिलता है एक स्क्वायर प्लेनार स्क्वायर मिलता है हमें. सो दिस इज़ विद स्क्वायर प्लेनार. सॉरी,
yes, it becomes a square planar. नेक्स्ट इज़ IBr2 नेगेटिव के साथ XeF2 मैच करता है आइसोस्ट्रक्चरल, तो उसमें स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट हैज़ द लीनियर स्ट्रक्चर। ये सब हम यूनिट में ही देख चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे। तो लोन पेयर्स को अगर हम हटा दें तो हमें सिंपली एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। सो ये हो जाता है हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। देन BrO3 नेगेटिव के केस में इट इज़ आइसोस्ट्रक्चरल टू XeO3, तो यहाँ पे हमें मिलता है पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.39, वाई डू नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्जर एटॉमिक साइज। नोबल गैसेज का एटॉमिक साइज क्यों इतना लार्ज होता है कंपैरेटिव? तो नोबल गैसेज जो है, दीज आर व्हाट, दीज आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। मोनो एटॉमिक मतलब ये सिंगल सिंगल ही मिलेगी हमें, आप कभी भी इनको मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं देखोगे, दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो इन केस ऑफ नोबल गैसेज द एटॉमिक रेडियाई जो है, सिर्फ नोबल गैसेज के केस में हम एटॉमिक रेडियाई कंसिडर करते हैं वैन डर वाल रेडियाई को। अब अगर दो फ्री एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे एक नियॉन हो गया, यहाँ पे एक नियॉन हो गया, आपस में तो बॉन्ड करेगी नहीं, तो इस केस में क्या होता है, दोनों फ्री है, तो इनका जो आपस में रेडियस बनता है उसे हम वैन डर वाल रेडियाई गिनते हैं। तो ये तो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या है, दो एटम्स दे कम क्लोज टू ईच अदर। बट वैन डर वाल के केस में हम क्या देख रहे हैं, दीज टू आर फ्री एटम्स, दे आर नॉट बॉन्डिंग अप टुगेदर विद ईच अदर, इसलिए तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। सो एटॉमिक रेडियाई इन केस ऑफ नोबल गैसेस हम किन्हें कंसिडर करते हैं, वैन डर वाल रेडियाई, और ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है ना, इनके बीच का डिस्टेंस इस सिचुएशन में डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। So atomic radii of other elements, they correspond to covalent, but in case of noble gas it considers the van der Waal radii, and they are larger than covalent radii. So it is the reason, this is the reason कि noble gases का जो size होता है वो काफ़ी large होता है as compared to other atoms belonging to that same period. Last question, that is 7.40, uses of neon and argon. This direct question textbook से कि neon के क्या uses हैं। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम लगता है, देन डिस्चार्ज ट्यूब में काम लगता है, बीकॉन लाइट्स। आर्गन के लिए भी इट प्रोवाइड्स एन इनर्ट टेम्परेचर फॉर सम हाई मेटलर्जिकल प्रोसेस, एंड लैब में भी जो एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं ये उनमें काम लगता है।